प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए इस बार जैक द्वारा एक ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इसीलिए बाजार गेस्ट पेपर की सहायता से आप लोगों को विभिन्न विषयों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूँ सेट के माध्यम से। हम लोग ज्योग्राफी सेट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी का सेट 1 करवा दिया है। और भी विषय इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इन सब का भी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका इसका हम नाम दिए हैं ज्योग्राफी मॉडल सेट 2 2022-23 का है। इसमें आपका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो इसमें हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ? अफ्रीका में। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो नॉर्वे की। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? पाकिस्तान के। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? तो डेनमार्क में। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है तो भूमध्य सागरीय कृषि से। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी में। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो खेती। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको? तो डार्विन को मेलबर्न से। फिर है पनामा नहर जोड़ती है तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो विस्तृत पतन हो जाएगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो यहाँ हो जाएगा वेनेजुएला। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो यह आ जाएगा वृत्ताकार। भिलाई किस वर्ग का है? तो ये औद्योगिक नगर है। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? तो काम और रोजगार है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उत्तम है? तो यहाँ हो जाएगा लक्षद्वीप की। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नवत है? तो हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल। संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा लवणता। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? मक्का। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम में। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? तो यह है जनसंख्या घनत्व। ITDP है तो समन्वित जातीय विकास प्रोग्राम। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH-44। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित रोगों में कौन सा जलजन्य है? तो अतिसार। सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? तो तमिलनाडु में। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना। अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो आर्थिक कारक लिखिए। तो पहला है खनिज, दूसरा औद्योगिकरण। दूसरा है विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व क्यों नहीं है? तो क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। तीसरा है छोटे एवं बड़े पैमाने के उद्योगों में एक अंतर लिखिए। तो छोटे पैमाने के उद्योगों में कम मात्रा में पूंजी का निवेश होता है जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। अगला है समकाल रेखाओं से क्या आशय है? तो मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहा जाता है।
अगला है भारत में प्रवास के मुख्य प्रवाहों के नाम लिखें। तो पहला है गांव से गांव प्रवास, दूसरा गांव से नगर प्रवास, फिर नगर से नगर प्रवास और नगर से गांव प्रवास। छठा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या है। तो वैसे उद्योग जिनके उत्पादन तथा व्यापार पर सरकार या किसी सरकारी संगठन का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहे जाते हैं। इनमें लगी पूंजी भी सरकारी होती है, जैसे एक एमटी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आदि। मेट्रो रेलवे क्या है। तो मेट्रो रेलवे जमीन के अंदर कोलकाता एवं नई दिल्ली जैसे महानगरों प्रदूषण मुक्त अत्याधुनिक स्वचालित गाड़ी नियंत्रण प्रणाली एवं यात्री नियंत्रण में प्रणाली से लैस होकर विद्युत चालित रेलगाड़ियों का परिचालन है। कोलकाता ने मेट्रो मार्ग अधिकतर भूमिगत सुरंग के रूप में है, जबकि दिल्ली में यह भूमि के ऊपर चलती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि आप जल्दी ये वीडियो समाप्त हो जाए, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिल जाए। आठवां है प्रवास क्या है। अंतर एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर करें। तो जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी कारण से अपने मूल या जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर अस्थायी या अस्थायी और कानूनी रूप से बस जाता है, तब इस क्रिया को प्रवास कहा जाता है। प्रवास के अंतर्गत जब यह क्रिया एक देश के अंदर होती है तब इसे अंतर प्रवास कहते हैं, तथा एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। नौवां है विश्व जनसंख्या की आयु संरचना संबंधी 3 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला विशेषता है 15 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की संख्या 36% है, यह विकसित देशों में 23% तथा विकासशील देशों में 40% है। दूसरा 15 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की संख्या स्वभावतः अधिक होती है। तीसरा है वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होने का तात्पर्य होता है संबंधित क्षेत्र से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध होना, परंतु इस आयु वर्ग में सामान्यतः महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, लघु उद्योगों की 3 मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। तो पहला विशेषता है इन उद्योगों में आधुनिक मशीनों को उपयोग से अस्थायी कर्मचारियों की मदद से उत्पादन किया जाता है। दूसरा विस्तृत बाजार होने के कारण इसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। तीसरा यह उद्योग प्रायः निजी स्वामित्व में होता है, परंतु इसमें 1 या 2 विशेषज्ञों के अलावा शेष अर्धकुशल या अकुशल कर्मचारी होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है वायु परिवहन की मुख्य विशेषता क्या है। तो पहला यह दूरस्थ स्थानों तक तीव्रतम गति से पहुंचाने वाला साधन है। दूसरा यह परिवहन का सर्वाधिक महंगा साधन है। तीसरा शीघ्र नाशवान नाजुक तथा हल्की कीमती वस्तुओं का परिवहन इसके जरिए सुगम है। आपदा के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने वाला यह एकमात्र साधन है और दुर्गम पहाड़ी पठारी मरुस्थलीय वनीय एवं समुद्री क्षेत्रों तक सेवा देने वाला यह एकमात्र परिवहन साधन है। 12 नंबर क्वेश्चन है जल प्रदूषण के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। तो पहला है खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक कीटनाशक एवं अन्य रसायन। दूसरा साबुन या अपमार्जक का उपयोग। तीसरा नगरीय अपशिष्ट एवं शौचालयों की कमी। फिर है मृत जीव जंतुओं को नदियों में बहा देना। फिर है मृदा अपरदन भूस्खलन इत्यादि का होना। 13 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और क्यों। तो सूती वस्त्र उत्पादन में दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु का स्थान सर्वोपरि है। इस राज्य के कुल सूती वस्त्रों की मिलों में से लगभग 81 मिलें सिर्फ कोयम्बटूर में है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती जल विद्युत शक्ति मैटूर डैम से निकटवर्ती क्षेत्र से सस्ते कुशल कारीगर एवं कच्चे माल की सुविधाएं प्राप्त है। यही नहीं, दक्षिण भारत का अधिकांश उत्पादन इसी स्थान से होता है, इसलिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस के बीच अंतर करें। तो पहला अंतर है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ तथा बिना खनिज तेल के भी पाया जाता है, जबकि बायोगैस गोबर आदि जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से बनाया जाता है। दूसरा प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू एवं व्यावसायिक दृष्टि से परिवहन कार्यों में व्यापक स्तर पर किया जाने लगा है, जबकि बायोगैस का उपयोग मुख्यतः घरेलू कार्यों तक सीमित है। तीसरा है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, जबकि बायोगैस गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है
15 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो प्राथमिक क्रियाकलाप मूलतः जीवोपार्जन होते हैं। इसमें आर्थिक समृद्धि और विकास की गति बहुत धीमी होती है। आर्थिक गतिविधियों का वह कार्य जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्षतः जुड़ा होता है प्राथमिक क्रिया कहलाता है। इन क्रियाकलापों के द्वारा मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ एवं कच्चे पदार्थों या मालों का उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत कृषि कार्य, पशुचारण, मत्स्य खनन, आखेट एवं संग्रहण जैसे कार्य आते हैं। मानवीय क्रियाकलापों अथवा सभ्यता के विकास की यह पहली गतिविधि है, इसलिए इसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलापों में वैसी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त वस्तुओं के रूप और गुण में परिवर्तन लाकर उन्हें तुलनात्मक रूप से और अधिक मूल्यवान एवं उपयोगी बनाया जाता है। इसके कारण आर्थिक विकास की गति तेज होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न विनिर्माण एवं प्रसंस्करण उद्योग आते हैं। विश्व स्तर पर नेपाल, रवांडा तथा नाइजर की 90% जनसंख्या आज भी प्राथमिक क्रियाकलापों में है, जबकि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप जैसे क्षेत्रों में 90 से 95% भाग गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर के महत्व की विवेचना करें। तो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार नाम से प्रसिद्ध पनामा नहर का निर्माण अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से 1914 में किया गया। लगभग 80 किलोमीटर लंबे इस नहर मार्ग से प्रतिदिन लगभग 50 जहाज गुजरते हैं। पनामा की सरकार के नियंत्रण वाली इस नहर के अटलांटिक तट पर कोलोन तथा प्रशांत महासागर तट पर पनामा सिटी बंदरगाह स्थित है। इस नहर मार्ग में 6 जल बंधक या दरवाजे बने हैं जो यहां से समुद्री जहाज़ों को पार करवाने में मदद करते हैं। इस नहर मार्ग के बन जाने के बाद अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी में लगभग 13,000 किलोमीटर की कमी आई है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। इस नहर के विकास से कैलिफोर्निया में सोने की खानों का ही विकास नहीं हुआ, वरन जल परिवहन के क्षेत्र इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। लैंड डिवाइडेड वर्ल्ड यूनाइटेड के नारों से प्रसिद्ध इस नहर मार्ग के बन जाने से अमेरिका के दोनों तटों के मध्य के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भी समय एवं ईंधन की उल्लेखनीय बचत हुई है। पनामा नहर बनने से सामुद्रिक दुर्घटनाओं में कमी आई है। आज प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर की ओर तथा अटलांटिक से प्रशांत महासागर की ओर जाने वाले कुल यातायात का क्रमशः 44% एवं 56% हिस्सा इसी नहर मार्ग से होकर जाता है। यही नहीं, इस जल मार्ग के विकास से यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र के जहाज़ों के लिए न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया जाने का सबसे छोटा मार्ग विकसित हो गया है। इस तरह पनामा नहर मार्ग पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों के मध्य व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगभग 150 मिलियन टन माल प्रतिवर्ष इस मार्ग से गुजरता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय कृषि के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो चाय एक प्रमुख रोपण कृषि तथा महत्वपूर्ण पेय है। चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी खेती के लिए मानसूनी जलवायु 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, 150 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन वर्षा, ढालू भूमि, लोहा तथा फास्फोरस से युक्त गहरी दोमट मिट्टी तथा सस्ते मजदूर की जरूरत होती है। भारत के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पहाड़ी ढलानों पर ये सभी मिलती है अतः इसकी खेती इन्हीं भागों में की जाती है। इस दृष्टि से उत्तर पूर्वी भारत की ब्रह्मपुत्र तथा सुरमा घाटी एवं सर्दिया क्षेत्र, पश्चिमी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय भाग तथा दक्षिण भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र के नीलगिरी, अन्यामलयम एवं काडमम पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर भी कहीं कहीं इसकी खेती की जाती है। 1950 से 51 में चाय का उत्पादन देश में 2.8 लाख टन था, जो बढ़ते हुए 2001 में 8 लाख टन हो गया। 2007 से 8 में इसका उत्पादन बढ़कर 9.87 मतलब 9.87 लाख टन हो गया। भारत में विश्व के कुल चाय का 28% उत्पादन होता है। यह उत्पादन देश के लगभग 5 लाख हेक्टेयर बागान पर किया जाता है। देश में बागानों की संख्या लगभग 13,000 है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 7,000 लाख किलोग्राम चाय उत्पन्न की जाती है। भारत संसार में चाय का अग्रणी उत्पादक देश है, जहां की चाय संसार में सर्वश्रेष्ठ है। भारत लगभग 70 देशों को चाय का निर्यात करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो भारतीय
भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 25,249 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार है, जो विश्व के कुल भंडार का 1/4 भाग है। यहाँ का अयस्क सर्वोच्च कोटि का है, जिसमें हेमाटाइट एवं मैग्नेटाइट प्रमुख है। 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन मात्र 30 लाख टन था, जो बढ़कर 2006-07 में 1,877 और 2007-08 में 2,132 लाख टन हो गया। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा प्रमुख राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में इसके उत्पादन के लिए बस्तर का बैलाडीहा एवं दुर्ग का डल्ली एवं राजहरा प्रसिद्ध है। बैलाडीहा खान एशिया की सबसे बड़ी खान है। छत्तीसगढ़ में 19%, गोवा में 17%, कर्नाटका में से 26%, झारखंड से 12% एवं उड़ीसा से 25% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। गोवा का लौह अयस्क उच्च कोटि का नहीं है। कर्नाटक में देश का सबसे बड़ा लौह भंडार है। यहाँ बेल्लारी एवं चिकमंगलुरु प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बाबा बुदन पहाड़ी तथा कुद्रेमुख प्रमुख खनन केंद्र है। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा, भंडारा एवं रत्नागिरी जिले, आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कर्नूल, कड़प्पा तथा अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सलेम और नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य क्षेत्र हैं। झारखंड में उच्च कोटि का लौह अयस्क मिलता है। यहाँ गुआ, जामदा तथा नोवामुंडी प्रसिद्ध खनन केंद्र हैं। यहाँ की खानें उड़ीसा के खानों से जुड़ी हुई है। उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क का निर्यात जापान, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, इटली, श्रीलंका जैसे देशों को कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, मंगलौर एवं मारगांव बंदरगाह से किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों की अवस्थिति को अंकित करें। श्रीनगर है, गुवाहाटी है, गांधीनगर है और त्रिवंतपुरम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ है आपका ये जो बिंदु लगा हुआ है ये श्रीनगर का है, यहाँ जो बिंदु है वो गांधीनगर है, यहाँ जो बिंदु लगा हुआ वो गुवाहाटी है और ये है न्यू द्वीप भारत का है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम है। तो इस ग्राफ को आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, कौन कहाँ पर है, चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है। मित्रों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।